देश भर में छठे चरण के वोटिंग के बाद अब सबकी निगाहें सातवें चरण पर है। नेताओं की तैयारियां भी सातवें चरण को लेकर शुरू है। लेकिन बात बिहार की करेंगे, जहां 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी इस बार तैयारी में थी। लेकिन मुकाबला महागठबंधन से है और महागठबंधन ने बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा किया। बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ बिहार में रैलियां ये दिखा रही कि बिहार में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चुनावी रैली के दौरान बिहार के सियासत को लेकर भी एक तरीके से कहे तो बड़ा दिया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के नेताओं को लेकर मुजरा जैसे इस्तेमाल किया, अब इसको लेकर भी माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री ने बिहार में आकर तेजस्वी यादव को चेतावनी दी। इसके जवाब में तेजस्वी का भी बयान आया। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता व पूर्व सांसद पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव हैं। पूर्णिया में संपन्न हो गई है, लेकिन बिहार की सियासत पर आपकी नजर है। अभी प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को सुन रहे या नहीं आप? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान और दुनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को आप उठा के देखिए। मुझे लगता है कि इस दुनिया के इतिहास में इतने निचले स्तर पर जाकर और इतनी छोटी बातें करना। हम जब रेन कोट, मनमोहन सिंह जी के रेन कोट को याद करते हैं, बाथरूम में रेन कोट, तब बुरा लगा था, बहुत तकलीफ हुई थी। मनमोहन सिंह जी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस देश की इकोनॉमिकल सिस्टम, और कई इन्होंने तो आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया। देखिए, 10 साल के शासन में प्रधानमंत्री जी के पास अब पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए सब कुछ है। इसको आप मानिए। देश की चुनाव जनता लड़ रही है, कोई पार्टी नहीं लड़ रहा। इमरजेंसी के बाद पहला चुनाव है जो लोगों में गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है, महिलाओं में गुस्सा है, 90% लोगों के बीच गुस्सा है। 5 किलो अनाज और हिंदू मुसलमान और नफरत की बातें के अलावे नरेंद्र मोदी जी के पास कोई विषय नहीं है। वो नीतिगत बात करते ही नहीं है, अगले नीति के बारे में वो बताते ही नहीं है, ना सदन में न सदन के बाहर। इतना लंबा स्पीच एक पीएम का, मुझे लगता है कि क्या इतने फुर्सत में प्रधानमंत्री हैं? चुनावी स्पीच किसी भी पीएम का आप उठा के देखिए, राजीव जी को उठा के देखिए, इंदिरा जी को या अटल जी को, 10 से 15 मिनट का ड्यूरेशन होता है। ये घंटे भर सदन में भी बोलेंगे, घंटे भर बाहर में भी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, इनके पास क्या विषय होगा, कुछ भी नहीं पता। आप इसको जानिए। और कल इन्होंने, देखिए, अत तो ये हमेशा करते हैं, ऐसा नहीं है। सोनिया गांधी जी के बारे में जितनी भद्दी भद्दी बातें ये कर चुके हैं, देश के महिलाओं बातें नहीं। ये मुसलमानों के बारे में, किसी धर्म, किसी जाति के बारे में, कल सबसे ज़्यादा दुख क्या पहुंचा है मुझे कि एक पीएम 7 जाति को कहता है कि मेरे साथ है। दुनिया में ऐसा कोई पीएम, राष्ट्रपति आज तक जाति का बाइफर्केशन नहीं किया होगा, या यह नहीं कहा होगा कि 7 जाति मेरे साथ है। इन्होंने तो यहाँ भूमिहार समाज को भी 8वें में नहीं रखा।
अब साथी जाति इनके साथ है और जाति कहां चली गई? तो आप किसी अच्छे नेताओं के बारे में बताइए जो जाति और पर कोई बात करता हो। ये हमेशा जाति की बात करता है, हिंदू मुसलमान की बात करता हो, क्योंकि उसके एजेंडे में है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सब ये बात जान चुके हैं, ये हिंदू मुसलमान अब मंदिर से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हिंदू मुसलमान के किसी भी शब्द को छोड़ेंगे ये जीरो पर आउट होंगे, सबको पता है। तो समझिए, जब चुनाव आता है तब ये पीओके की बात करते हैं, तब ये सेना की बात करते हैं। पुलवामा भूल गए, पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आए भूल गए, जांच नहीं हुई, किसने किया उसका पता नहीं चला, एजेंसी नहीं लगाए, चुनाव हो गई, बात खत्म हो गई। आप देखिए डरपोक कितना है, इसको आप समझिए। किसान आंदोलन पर ये काम मर जाएंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे, एमएसपी आप उठा के देखिए, ये कितने बार बदले हैं और कितने बार विश्वासघात किए हैं। सबसे ज़्यादा इनका ड्रीम इश्यूज क्या था? रात के 12 बजे जब इन्होंने नोटबंदी की घोषणा की थी, लोगों को लगा कि इंडिया नहीं वर्ल्ड का मेरिकलस प्राइम मिनिस्टर आ गया, और उस वक्त लगा बाप रे बाप, रातें रात सारा धन गरीब के बीच। मैं सिंगल आदमी तक कहा था ये नोटबंदी भारत के लिए सही नहीं है, क्योंकि भारत के 90% लोग जो हैं काश्तकार हैं, बटेदार हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, छोटे छोटे खुदरा व्यापारी हैं, और यहाँ नोटबंदी नहीं चल सकती। यहाँ ब्लैक मनी पर इकोनॉमी सस्टेनेबल करता है, और जहाँ ब्लैक मनी इकोनॉमी को सस्टेन करता है वहाँ पर नोटबंदी सही नहीं है। और वही हुआ, नोटबंदी के बारे में आज तक एक बार भी जो इनका सबसे ज़्यादा ड्रीम विषय था वो उस पर चर्चा नहीं। आप एक बार जिस बात को ये बोलते हैं दोबारा नहीं बोलते, आप इसके बाद समझिए। 370 लगाने की बात करते हैं, बीजेपी ने चुनाव ही नहीं लड़ा जम्मू कश्मीर में। कहा है जब आपका क्रांतिकारी कदम था तो चुनाव क्यों नहीं लड़े? लद्दाख में चुनाव क्यों नहीं लड़े? क्योंकि आप जानते हैं कि आप वहां चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि वहां आपकी नीयत सही नहीं है। बात करते हैं कुछ, करते कुछ है। कल जो घटना घटी मुजरा वाली, मैं एक बात इनको याद दिलाऊंगा, 8,000 महिलाओं के साथ बलात्कार, इनके गठबंधन के लोग। रेवन्ना की बात कर रहे हैं आप? और किसकी बात करूं? इनका गठबंधन है ना। और मणिपुर के बेटियों के साथ पूरी दुनिया ने बलात्कार को देखा, वहां भी चुप, पहलवान वाले में चुप, सेंगर वाले में चुप। आप उठा के देखिए। और उस घटना के बाद देवेगौड़ा जी को उन्होंने बधाई दिया। गठबंधन जारी है। एक बार बीजेपी ने इस बात पर कुछ नहीं कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कही। तीसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए, वोट खत्म ही साउथ को गाली देने लगी है कि हमको केरल में, साउथ में, तमिलनाडु में गाली पड़ती है इंग्लिश में। वोट खत्म होते ही अब इसका डिवाइड देखिए, ये हिंदुस्तान को ये बांट कैसे रहे हैं, साउथ नॉर्थ। उठाइए। और सबसे पहला विश्वासघात तो इन्होंने बाला साहब ठाकरे के घर में किया, और फिर उद्धव ठाकरे के पैर पकड़ लिए। सबसे पुराना एलाइज बीजेपी का बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने बीजेपी के साथ कांध से कहां पहुंचाया। ये किसके हैं? किसको गाली देते हैं? आप समझिए, मुजरा, एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से मुजरा, मुजरा पट्टी में, बेसिया पट्टी में मुजरा होती है।
क्या शब्द है ये, कितनी घिनौनी हरकत है। उसके बाद डकैत, डाकू। अरे भाई, आप बिहार आए हो तो बोलो ना विशेष राज का क्या करोगे। विक्रमगंज डालमिया नगर की फैक्ट्री कब शुरू होगी? रेलवे की फैक्ट्री डालमिया नगर में जो उद्घाटन सोनिया जी ने की थी कब लगेगी? पटना आए तो बताओ केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बनेगा? प्रधानमंत्री इतने मुद्दाविहीन बातें क्यों कर रहे हैं? मोतिहारी गए तो मोतिहारी के चीनी मिल के बारे में बताते कि माफिया ने क्यों लेके चला गया, बंद कर दिया आपके 3 बार कहने के बाद। आप बक्सर गए तो बक्सर के फैक्ट्री के बारे में बात करते। आप बात कर रहे हो जेल भेजने की। अरे बाबा, जब आप आडवाणी जी के, जोशी जी के, शत्रुघ्न, जिन जिन लोगों ने बीजेपी के निर्माण में जिनके थ्रू सबको खत्म कर दिए, आप किसको छोड़ोगे? पारस जी को मधुमक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए। चिराग के साथ क्या नहीं किया था? ये घर तोड़ा, दल तोड़ा और घर से बाहर निकाल दिया और फिर पैर पकड़ लिया। आप इसको ऐसे समझिए। सर, मैं आपको बता दूं, यदि सही माने में यहां पर इंडिया गठबंधन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी को आगे रख करके लड़ गई होते, कांग्रेस को कहीं आगे फ्रंट पर लाया ही नहीं। 24 का चुनाव है, आप 25 का चुनाव अभी से लड़ने लगे। केक काट रहे हो, उसमें भी आप वही बोल रहे हो। ये कितनी गलत बात है कि जेल भेज देंगे। जेल भेज देंगे तो आप, ये केस तो कब से है? इसका मतलब है कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं, जैसे आप ममता दीदी के अभिषेक से ब्लैकमेलिंग कर रहे हो वहां, वैसे यहां आप शुरू से ब्लैकमेलिंग कर रहे हो और फिर आपने धमकी दे दी। तो क्या यह संज्ञान नहीं लेना चाहिए? और सर्वोच्च न्यायालय नहीं जब समझ रही है कि राजनीतिक रंजिश के चलते जेल भेजेंगे? लैंड फॉर जॉब में एक ही परिवार तो नहीं है, कानून को काम करने दीजिए। आप कौन होते हैं कानून में दखल देने वाले? आप है मालिक। इसका मतलब है ईडी, सीबीआई सब आपकी कठपुतली है। जिसको मना था उसको जेल भेजते हैं, जिसको मना था रोक लेते हैं। कितनी भद्दी बातें हैं। जेल पे बातें करेंगे, जेल कानून दिए, लेकिन प्रधानमंत्री के चुनाव पर एक बार फिर से ले जाकर आपसे पूछेंगे कि बिहार की सियासत को तो आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव, 2014 में आप मधेपुरा से चुनाव लड़े, जीते, और 2019 के चुनाव में भी आप मैदान में उतरे। प्रधान बिहार आए थे, की बात की थी, स्पेशल अटेंशन, स्पेशल स्टेट, स्पेशल पैकेज। मैं वही बात बिहार को इसकी आज के समय में जरूरत है। वही बात तो कह रहा हूं मैं, वही बात तो नीतीश जी से पूछना चाहता हूं। क्या हुआ स्पेशल स्टेटस? क्या हुआ पैकेज? विशेष राज क्या हुआ? ट्रिपल एस क्या हुआ? और फिर उसके बाद एक बार भी चर्चा क्यों नहीं हुई? ये जो कहते हैं गुंडे को ठीक कर देंगे, सूप बाजा तो बाजा चलनियो बाजा है। सबसे ज्यादा गुंडा माफिया तो बीजेपी में है। चोर चोर मुस्सेरे भाई, मतलब इस तरह की बात ये लोग करते हैं। आखिर क्यों नहीं कर रहे बिहार में? पर 2 बार रिजल्ट उनके फेवर में रहा है। ऐसी परिस्थिति क्यों बन गई कि वो ट्रिपल एस से दूर जा रहे हैं? भैया डबल इंजन की सरकार है ना। बिहार को लोगों ने समझ लिया है कि यहाँ की जनता को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 5 किलो अनाज पर वोट लो।
इससे ज़्यादा जनता निकलती नहीं है। बिहार यूपी में इससे बाहर जनता जा नहीं रही है। महिलाएं इससे बाहर जाती नहीं है। इससे ऊपर सोच भी नहीं रही है बिहार की जनता। यदि बिहार की जनता, बिहार के यूथ अपनी ज़िंदगी और भविष्य के बारे में सोचते, अपने लाइफ के बारे में, नौकरी के बारे में, यहाँ के किसान, यहाँ की बेटी सोचती, तो यहाँ एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए थी। फिर मैं कह रहा हूँ कि यदि मजबूती के साथ लड़ते तो 25-30 सीट इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता। तो मोदी जी कभी भी बिहार की बात करते ही नहीं। द्वारिका की बात आके पहली बार किए थे, और आरा में उन्होंने विशेष पैकेज की बात की थी, विशेष राज की बात की थी, और 5,000 करोड़ रुपया की देने की बात की थी। बाढ़ की बात की, बाढ़ को खत्म करेंगे। मतलब मुझको लगता है कि मोदी जी जिस तरीके से जेवर, भैंस, आरक्षण, मैं मोदी जी को एक सलाह दूंगा, संविधान में धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। झूठ मत बोलिए, ये पहला सलाह है। कानून के अमेंडमेंट के पहले कुछ नहीं हो सकता। दूसरा सलाह है, 2008 में यदि कर्नाटक ने मुस्लिम को आरक्षण दी तो आपकी सरकार थी, आपने अभी तक उसको कैंसिल क्यों नहीं किया? 3 बार आपकी सरकार थी, 2 बार, और डबल इंजन की सरकार थी। तीसरा, चंद्रबाबू नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण का जिक्र किया है, आप उसके साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं? 10 सालों से हैं आप, पीओके पर आप क्यों नहीं चढ़ते? कौन रोक रहा है आपको? क्यों नहीं पीओके को आप भारत में लेते? चुनाव मुद्दा क्यों बनाते हैं? और उसके बाद आप डर क्यों जाते हैं यूरोप से, अमेरिका से, रूस से, चाइना से? आपसे बड़ा डरपोक प्राइम मिनिस्टर मैंने दुनिया में नहीं देखा। आप लीजिए ना, आप चाइना जितना जमीन लिया है उसको आप छीनिए। चाइना में जितनी जमीन है आप क्यों नहीं उसकी बात करते हैं? पीओके की बात आप इसलिए करते हैं कि आप हिंदू सेंटीमेंट को जगा पाइए, और सभी चुनाव में आप ये बात करते हैं। तो पीओके की बात होगी, चाइना की बात नहीं होगी। करिए दोनों काम, और चुनाव में याद मत करिए। वही बात बिहार में आके आप कह दीजिए मैंने दे दिया विशेष राज, विशेष पैकेज, कह दीजिए। आपको लगता है कि संविधान और आरक्षण पर खतरा है? 400 पार का नारा प्रधानमंत्री बिहार में भूल चुके हैं। तमाम रैलियों में हमने देखा। तो बचे नहीं, और जब सारी नौकरी प्राइवेट हो गई तो आरक्षण तो है नहीं। आरक्षण तो वैसे ही इन्होंने कान ऐसे पकड़ के लगभग खत्म कर दिया। बैंकिंग और रेलवे में वैकेंसी निकल नहीं रही है, ठीक है। तो संविधान के बारे में तो देखिए, बाबा साहब अंबेडकर के साथ कॉन्फ्लिक्ट आज से नहीं है आरएसएस का, ये शुरू से है। 1857 के पहले जाइए और 1857 के बाद आइए, क्या हुआ उसके बाद आइए। तो संविधान के खिलाफ आरएसएस शुरू दिनों से है। बाबा साहब अंबेडकर की जो विचारधारा है वो क्या हुआ, आप इसको समझिए। ये आरएसएस को पसंद नहीं है, ठीक है। आरक्षण की बात को मैं बता दूं। अच्छा, संविधान बदलने की बात इनके मंत्री और एमपी खुद करते हैं, इसमें किसी से पूछने की जरूरत, ये बड़े लेवल पर। मुझको क्या लगता है, यदि नरेंद्र मोदी जी फुल मेजॉरिटी में आ गए होते या आ जाते तो ये इस हिंदुस्तान की चुनावी प्रक्रिया को ये खत्म कर देता, और ये राष्ट्रपति प्रणाली, वो भी चाइना के लॉ को यहां लाते। ये आप समझिए। ये तो भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी को हटाने का मन बना लिया। इनके अफसर राहुल जी, प्रियंका गांधी जी को कुछ भी बाकी रखते हैं। ये शहादत देने वाली पीएम के बारे में कितनी भद्दी बात कर। जो आदमी मरे हुए इंसान को ना बख्शे, उससे ज्यादा
गलत आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आप इसको समझिए। जर्मनी जाइए, हिटलर के बारे में भी लोग नहीं बोलते हैं, उनकी अच्छाई बोल देंगे, बुराई नहीं बोलेंगे। ये आदमी ना इंदिरा जी को बकसता, ना नेहरू जी को बकसता, ना राजीव जी को बकसता, ना उसके बेटा बेटी को बकसता। इतनी गंदी और छोटी राजनीति और मुजरा से लेकर डकैत और जेल भेजने वाली बात एक पीएम बोले, तो ये तो साबित हो गया कि सारे सिस्टम पर इन लोगों का कब्जा है और ये जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है। बात बिहार की भी कर लेते हैं। अब बिहार कर उन्होंने कहा कि अब काउंटडाउन शुरू है, तो असर बिहार के बोल दिया, मैं तो बोल दिया, गलत है उनका ये सब, बिल्कुल गलत। मैं इस धमकी को, ये गुजरात नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये सूरत नहीं है, और बिहार के लोग जल्दी डरते नहीं हैं। मेरा सीधा सवाल है, और पीएम एग्रेशन वाली बात नहीं करता। और मुझे लगता है कि पीएम साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये उसको घाटा होगा, राजनीतिक रूप से घाटा होगा। उनके लोग, उन्होंने अपने लोगों के लिए कब्र खून के गए हैं। आप इस बात को समझ लीजिए। बिहार में बीजेपी की स्थिति, एनडीए में बात करें तमाम घटक दलों की स्थिति फिलहाल कैसे देख रहे हैं आप? कितनी सीटें इस बार बिहार में बीजेपी हार रही? पहले कहा कि यदि राहुल जी और प्रियंका जी का अधिक से अधिक सीट होता तो 25-30 सीट से नीचे का कोई सवाल नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी किसी भी परिस्थितियों में हम 10 से 15, 14, 16, 17, 18 भी जा सकते हैं। हमारी संभावनाएं हैं, नेक टू नेक फाइट है, इसमें कोई दो मत नहीं। ये अलग बात है कि कोसी सीमांचल में एक छोटी सी भूल ने लोगों के मन में ज्यादा गुस्सा पैदा कर दिया। सीमांचल में भूल तो हुई, पप्पू यादव के साथ लोग दिखे भी, लेकिन पप्पू यादव तो आए फिर कांग्रेस के साथ ही ना। उन्होंने कहा भी कि ब्लेसिंग था राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का। मैं कांग्रेसी हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है सिवाय इस देश के संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता के अलावे। मुझे दूसरी बात ही नहीं करनी, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे कांग्रेस को मजबूत करनी है। राहुल जी इस देश के पीएम के रूप में जनता ने लड़ करके बता दिया कि मेरा पीएम राहुल जी है, देश की जनता का पीएम राहुल जी होंगे। पप्पू यादव ये जवाब दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को कि देश का जनता का पीएम राहुल गांधी होंगे। देश की जनता का एक्सेप्टेबिलिटी राहुल गांधी है। नरेंद्र मोदी जी जितना हिंदू मुसलमान कर ले, आरक्षण दिग्भ्रमित करने की उनका कुछ नहीं चला। जितना गाली गलौज दिया उतना नैरेटिव, उतना निगेटिव हुआ, आप समझिए। और इनको भगवान भी नहीं चाहते कि ये पीएम बने, ना राम चाहते हैं, ना शिव चाहते हैं, ना बाबा जगन्नाथपुरी चाहते हैं। जगन्नाथपुरी भी गुस्सा में हो गए क्योंकि इनको बीजेपी वाले ने सुपर भगवान बना दिए हैं, भगवान से भी ऊपर बना दिए हैं। तो सब बना दिए हैं। राम कहते हैं जो राम को लाए हैं, राम दुनिया को लाया ही कहता है, राम को लाए हैं, तो वो भी गए। शिव की नगरी को भी इसने जिस तरीके से किया तो उसमें भी गए। तो जैसे हनुमान ने बगलोर हराया, राम, सीम और जगन्नाथपुरी इसको देश हराएगा। ठीक है, तो पप्पू यादव को आप सुन रहे थे। कांग्रेस नेता पप्पू यादव लगातार बिहार की सियासी हालात पर नजर भी बनाए हैं और साथ ही साथ वो के समय में, वर्तमान समय में जब 6 चरणों की वोटिंग संपन्न हो गई है, 7वें चरण की जो है वोटिंग की प्रक्रियाएं जो कहें तो अब रैलियों के बाद अब लोग उत्सुक हैं काफी कि 7वें चरण में, आखिरी चरण में जो है वो वोट करना है। कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 7 आखिरी चरण में। पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में महागठबंधन काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी से जनता तो छोड़िए, भगवान भी नाराज। अंशु के साथ प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, पटना।